हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाले कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर। और आज हम कर रहे हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। लेकिन एक चीज याद रखना, ये चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक का। लेकिन एक चीज याद रखना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर 4 देखना है। चैप्टर 4 है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहले उसको देखना, क्योंकि उसकी इस चैप्टर से कनेक्टिविटी है। जब वो देख लोगे तो वापस चैप्टर 3 पे आना, ठीक है। तो पहले चैप्टर 1 जो आप लोगों ने कर लिया, चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी जो आपने कर लिया, वो ओके है। उसके बाद चैप्टर 3 नहीं करना है। मैं तो वीडियो में तो चैप्टर 3 बना रहा हूं ये, लेकिन पहले 4 कर लेना, उसके बाद 3 पे आना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आप लोगों ने अभी इसको स्टार्ट कर लिया सीक्वेंस वाइज 3 को, तो इसको बंद कर दो, पहले चैप्टर 4 निपटा कर आओ, वापस फिर इस पे आना। एमओए एंड एओए एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एमओए, एओए एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। अगर मैं आपसे बात करूं इस चैप्टर के पहले बैकग्राउंड के बारे में, तो बड़े ध्यान से सुनना। देखो, हर एक कंपनी के अंदर ना 2 चीजें होती हैं, और जब भी कोई कंपनी बनती है तो उस कंपनी को ये 2 चीजें बनानी मैंडेटरी होती है। एक होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एओए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये तो इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं इन दोनों का काम क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल का क्या मतलब है? एक्सटर्नल का मतलब है कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, वो सब कहां लिखा होता है? एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी चलेगी कैसे, किस तरीके से डायरेक्टर्स वर्क करेंगे, साल में कितनी बार मीटिंग करेंगे, कब कब करेंगे, है ना। अगर किसी डायरेक्टर ने कुछ गलत काम करा तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सब चीजें इंटरनल रूल्स में लिखी जाती हैं। वही सब का चीजें कहां लिखी जाती हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, कंपनी कहां सिचुएट होगी, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, जो एक बाहर वाले को देखते ही पता लग जाए कंपनी के बारे में, वो सब लिखा होता है एमओए में। इसी वजह से बोल रहे एक्सटर्नल। कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज क्या है, कंपनी को इंटरनली चलाया कैसे जाएगा, वो सब कहां लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसे हम बोलते हैं कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड अब क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप प्रमोशन फॉर्मेशन वाला चैप्टर देखकर आ चुके हो, तो आपको मैंने वहां पे प्रैक्टिकली दिखा भी दिया था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किस तरीके के दिखते हैं। और हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है वो इंडिया में स्पाइस प्लस के रूप से बनती है, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। और हमने देखा था वहां पे कि कंपनी बनते के टाइम पे 5 फॉर्म जनरली आरओसी को जाते हैं। आईएनसी 32 जो स्पाइस प्लस का मेन फॉर्म था, आईएनसी 33 एमओए का फॉर्म था, आईएनसी 34 एओए का फॉर्म था, आईएनसी 35 एजाइल प्रो जो जीएसटी वगैरह की एप्लीकेशन लगाते हैं, कंपनी बनते के साथ ही मिल जाता है, उसके लिए था। और आईएनसी 9 में डिक्लेरेशन थी, जो सब्सक्राइबर्स देते हैं कि हमने कंपनी बनते वक्त कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है। तो वो सब आप प्रैक्टिकली देखकर आ चुके हो पिछले वाले चैप्टर के अंदर, प्रमोशन फॉर्मेशन वाले में। तो अब हम इस चैप्टर को बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, एमओए और एओए। तो तुमसे अगर कोई पूछे एमओए क्या है, तो मैंने बताया एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो एमओए होता है ना, एमओए, इसके अंदर ना 6 क्लॉजेस दिए होते हैं जनरली। 6 क्लॉजेस। कितने क्लॉजेस? 6। सबसे पहला क्लॉज होता है इसके अंदर नेम क्लॉज, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। जैसे मान लो किसी कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो सबसे पहले इसका ये नेम क्लॉज होगा। उसके बाद होता है इसके अंदर सिचुएशन क्लॉज, इसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हैं। इसके अंदर यह बताया जाता है कि आपकी कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड होगी।
यहां पे पूरा एड्रेस नहीं आता। अगर आपने पिछला वाला चैप्टर प्रमोशन फॉर्मेशन पढ़ लिया है तो आपको याद होगा, मैंने उस चैप्टर में बताया था कि जो कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस होता है, कंपनी बनाने के लिए जो पूरा डिटेल एड्रेस होता है कि कंपनी, मान लो जैसे यहां पे तुम सिचुएशन क्लॉज में तो खाली ये लिखते हैं कि कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड है। जैसे मान लो मैंने दिल्ली लिख दिया तो यहां पे तो खाली स्टेट का नाम आ रहा है, लेकिन जो पूरा एग्जैक्ट एड्रेस होता है कंपनी का कि कंपनी किस जगह पे सिचुएटेड होगी, किस एरिया में सिचुएटेड होगी, वो सारा एड्रेस कंपनी बनते के टाइम पे जो INC 32 होता है, स्पाइस प्लस का फॉर्म होता है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, उसके अंदर जाता है। तो कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस पूरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन बनते के टाइम पे जो INC 32 होता है उसके अंदर जाता है। MOA के अंदर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं जाता, खाली स्टेट का नाम जाता है, जिस स्टेट में कंपनी सिचुएटेड है उस स्टेट का नाम जाता है। तो पहला हो गया नेम क्लॉज, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कंपनी का नाम क्या होगा। दूसरा होता है सिचुएशन क्लॉज, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड रहेगी। फिर तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर यह बताया जाता है कंपनी किस चीज का धंधा करेगी, किस चीज का बिजनेस करेगी। तो मान लो कंपनी का काम है रेडीमेड गारमेंट्स में डील करने का, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसे लिखा जाएगा टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी क्लॉज, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि कंपनी की लाइबिलिटी क्या है। आप लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में 3 तरीके की कंपनियां होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी। तो लाइबिलिटी क्लॉज में यही लिखा जाता है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है एटसेट्रा। तो ये होता है लाइबिलिटी क्लॉज। नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज, कि कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी मैक्सिमम कितना फंड रेज कर सकती है शेयर इशू करके मार्केट से, वो ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट यहां डलवाया जाता है। मान लो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, तो यहां पे कैपिटल क्लॉज में आ जाएगा 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल हो गई 10 लाख की कैपिटल क्लॉज। और लास्ट क्लॉज आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। लास्ट क्लॉज आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब होता है किस किस शेयर होल्डर ने कंपनी बनते के टाइम पे कितने कितने शेयर सब्सक्राइब करे हैं, उनकी डिटेल आती है इसके अंदर। इसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैंने अभी तुम्हारे को बताया कंपनी का नाम क्या था, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी है। और आपको पता है एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, इसको 2 शेयर होल्डर ने बनाया, X ने और Y ने। तो सबसे पहले तो यहां पे आएगा सीरियल नंबर, सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर 1 और 2। उसके बाद आएगा उन दोनों का नाम, जैसे X ने बनाई और Y ने बनाई। उसके बाद उसके नाम के आगे आएंगे दोनों के शेयर्स। 50,000 रुपए के शेयर्स X ने लिए, 50,000 रुपए के शेयर 50,000 शेयर्स X ने लिए, 50,000 शेयर्स Y ने लिए। और इसकी वैल्यू कितनी थी, एट ₹10 ईच। तो कितने कितनी वैल्यू के हो गए, 5 लाख के इसके हो गए, 5 लाख के इसके हो गए। टोटल हो गए 10 लाख रुपए, जो हमने 10 लाख की कैपिटल लगाई थी। आगे आ जाएंगे इन दोनों के साइन, इसके आगे इन दोनों के साइन। मान लो X ने साइन मार दिए, Y ने साइन मार दिए। दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब होता है कंपनी बनते के टाइम पे किस किस शेयर होल्डर ने कितने कितने शेयर सब्सक्राइब करे थे, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। उसमें इसकी डिटेल आती है। अब एक चीज याद रखना, जो ये दोनों लोग हैं, जिन लोगों ने कंपनी बनते के टाइम पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर शेयर सब्सक्राइब करे थे, इनको हम एक नाम देते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। तो बेसिकली तुमसे कोई पूछे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन होता है, तो हर वो व्यक्ति जिसने कंपनी बनते के टाइम पे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करे थे, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जिसने कंपनी बनते के टाइम पे सब्सक्राइब करे थे। देखो अभी किसने सब्सक्राइब करे थे, किन दोनों ने कंपनी बनाई, X और Y ने। तो यही दोनों कौन है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, क्योंकि इन्हीं का सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नाम है। एक बार कंपनी बन जाएगी तो इन्हीं दोनों को हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर।
कंपनी बनने के बाद यही क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। तो वही जो कंपनी बनते के टाइम पे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे, वही कंपनी बनने के बाद क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर। अच्छा, एक चीज इसमें और समझने वाली है, जैसे मान लो कंपनी बनाई एक्स और वाई ने, तो इन दोनों का नाम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम में आ गया क्योंकि इन्होंने ही कंपनी बनते के टाइम पे शेयर सब्सक्राइब करे थे। मान लो कंपनी बनने के बाद ये 3 शेयर होल्डर नए ऐड कर रहे हैं, मान लो एक पी को ऐड कर रहे हैं, क्यू को ऐड कर रहे हैं और एक आर को ऐड कर रहे हैं। मान लो कंपनी बन जब गई, उसके बाद 3 न्यू शेयर होल्डर को ये कंपनी में लेकर आना चाहते हैं, तो ये 3 न्यू शेयर होल्डर कंपनी में आएंगे, ये लोग सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम नहीं कहलाएंगे, ये खाली शेयर होल्डर कहलाएंगे। इनका नाम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वाले सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सिर्फ उन्हीं का नाम आता है जिन्होंने कंपनी बनते के टाइम पे शेयर सब्सक्राइब करे थे। एक बार कंपनी बन गई, उसके बाद जितने नए शेयर होल्डर्स ऐड होंगे उनका नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नहीं आता। हर एक कंपनी क्या करती है? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है। हर एक कंपनी क्या करती है? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है। मेंबर मीन शेयर होल्डर। तो हर एक कंपनी क्या करती है? जब कंपनी बन जाती है उसके बाद एक रजिस्टर ऑफ मेंबर क्रिएट करती है कि कंपनी के कौन कौन शेयर होल्डर हैं। तो अब होगा पता है क्या? जो ये जो एक्स और वाई थे जिन्होंने कंपनी बनते के टाइम पे शेयर सब्सक्राइब करे थे, इन दोनों का नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में भी आएगा। जब एक बार कंपनी बन जाएगी तो उसके बाद इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी आएगा, इनका नाम यहां भी आएगा। लेकिन जो नए शेयर होल्डर ऐड हो रहे हैं 3, पी, क्यू और आर, इनका नाम खाली रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा। इनका नाम खाली रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा, इनका नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नहीं आएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लॉज में खाली उन्हीं का नाम आता है जिन लोगों ने कंपनी बनते के टाइम पे शेयर सब्सक्राइब करे होते हैं। तो बेसिकली तुमसे कोई आज के बाद पूछे कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और शेयर होल्डर में क्या फर्क होता है, तो आप ये बोलोगे हर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शेयर होल्डर होता है, लेकिन हर एक शेयर होल्डर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, एक्स और वाई सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, इन्होंने कंपनी बनते के टाइम पे शेयर सब्सक्राइब करे थे और इन्हीं का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी डल जाएगा, ये दोनों शेयर होल्डर भी हैं। लेकिन जो पी, क्यू, आर नए ऐड हुए, ये शेयर होल्डर तो है लेकिन सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बनते के टाइम पे नहीं आए थे, कंपनी बनने के बाद आए। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है आपको समझ आ गया। तो हर एक कंपनी के एमओए में ना टोटल में कितने क्लॉज होते हैं? 6। तो ये आपको समझ आ गया। तो मैं भी ऐसा हटा देता हूं, आपको अगर लिखना हो तो आप एक बार वीडियो बैक करके पॉज करके लिख लेना। तो हर एक कंपनी के एमओए में कितने क्लॉजेज होते हैं अब आपको समझ आ गया? 6 होते हैं सर, 6। एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है, एक 7th क्लॉज भी होता है एक्स्ट्रा, लेकिन ये हर कंपनी के केस में नहीं होता, ये खाली 1% कंपनी के केस में होता है। सक्सेशन क्लॉज, एक 7th क्लॉज भी होता है, इसको हम नाम देते हैं सक्सेशन क्लॉज। लेकिन मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये हर कंपनी को नहीं बनाना होता, ये खाली 1% कंपनी को बनाना होता है, ओनली इन केस ऑफ 1% कंपनी। ये क्लॉज हर किसी कंपनी के एमओए में नहीं होता, खाली 1% कंपनी के एमओए में होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, क्योंकि आपको पता है कि 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पे एक ही शेयर होल्डर होता है, दूसरा कोई शेयर होल्डर होता ही नहीं। तो कल को अगर वो शेयर होल्डर मर गया तो उसकी जगह पे कौन बंदा आकर उस कंपनी को संभालेगा, उस नॉमिनी का नाम डलवाना होता है कंपनी के एमओए में, और वो नॉमिनी की डिटेल यहां पे आती है सक्सेशन क्लॉज के अंदर। तो बेसिकली सक्सेशन क्लॉज में किसकी डिटेल आती है? नॉमिनी की, कि भैया कल को अगर ये कंपनी का मेन मेंबर मर गया तो इस कंपनी को चलाएगा कौन, तो उस नॉमिनी की डिटेल्स सक्सेशन क्लॉज के अंदर आती हैं। और नॉमिनी वाला कंसेप्ट खाली 1% कंपनी में होता है, बाकी किसी कंपनी में होता नहीं। इसीलिए आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि एमओए में कितने क्लॉजेस होते हैं, तो आप बोलोगे जनरली 6, लेकिन अगर 1% कंपनी है तो 7। 7वां क्लॉज ये जो 1% कंपनी के केस में एक्स्ट्रा होता है, अदरवाइज नॉर्मल कंपनी प्राइवेट और पब्लिक में कितने क्लॉजेस होते हैं? 6। तो ये होता है एमओए। तो एक बाहर का व्यक्ति
जो किसी कंपनी से डील कर रहा है वो कंपनी के बारे में क्या जानना चाहता होगा? वो जानना चाहता होगा कंपनी के मेन फाउंडर कौन है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, इनके मेंबर्स की लायबिलिटी किस तरीके से बटी हुई है। बेसिकली बाहर वाला व्यक्ति कंपनी का धंधा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली आउटसाइडर व्यक्ति सिर्फ कंपनी के बारे में ये चीजें जानना चाहता है, उसको ज्यादा कंपनी की इंटरनल पॉलिसी से कोई खास मतलब होता नहीं है। तो इसका मतलब इसीलिए हम इसे एमओए को एक्सटर्नल रूल्स बोलते हैं, जो बाहर वाले को जानकारी के लिए एक्सटर्नली जरूरी है। और जो कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज है वो सब कहां लिखी जाती है? एओए में, और उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये होते हैं एमओए, और एमओए में कितने क्लॉजेस होते हैं? 6, और जनरली 6, ओपीसी के केस में कितने? 7। और एक बात ये हो गई। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, एक चीज ये समझ आ गई। दूसरी चीज एक और समझनी है। देखो, जैसे हमारे देश में हमारे जो पूरा कंट्री है, उस पूरी कंट्री को चलाया कैसे जा रहा है, हमारा पूरा देश चलता कैसे है, कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसे कैसे पता लगेगा? तो सर, हमारा पूरा देश चल रहा है हमारे संविधान की वजह से। हमारे इंडिया में तुमसे कोई पूछे कि सबसे ऊपर कोई चीज है तो क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ मेकर लॉ बना रहा है तो उसको पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला चौक पे खड़े होकर चालान काट रहा है, उसको पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। इसके अलावा कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर रहा है, पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका इलाज कर रहे हैं, पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कोई बंदा अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उनको फ्रीडम किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसका मतलब इंडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसको काम करने की पावर कहां से आई? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो तुमसे कोई पूछे कि देश का सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट क्या है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या है, तो वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, इसने हमारे देश को पावर दी चलाने की। और तुमसे कोई एक लाइन में पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैंने बताया था, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। तुमसे कोई एक लाइन में पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। फंडामेंटल का मतलब होता है सुप्रीम। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? सुप्रीम। मतलब ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? सुप्रीम। सुप्रीम मीन सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कोई भी काम कर रहा है, उसको वो काम करने की पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी। अब जरा हायरार्की समझना, मैं जो समझाने जा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की। पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की। एक्ट मतलब जैसे कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जिसको चेंज करके डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा रहा है। कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, आपका लेबर लॉज है, कोई भी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब कोई भी लॉ है। तो कोई भी एक्ट कैसे बनता है? क्योंकि वो पार्लियामेंट के रूप से पास होता है, और वो एक्ट बनाने की पावर पार्लियामेंट को किसने दी है? भारत के संविधान ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो अगर पार्लियामेंट के एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंफ्लिक्ट अराइज होगा, अगर पार्लियामेंट के एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंफ्लिक्ट अराइज होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा मींस कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी, एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मैंने एक कंपनीज एक्ट बनाया, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। मान लो मैं पार्लियामेंट हूं और मैंने कंपनीज एक्ट बनाया, और मैंने उस कंपनी एक्ट में लिख दिया कि इंडिया में कंपनीज खाली मेल लोग चलाएंगे, फीमेल लोग नहीं चलाएंगी। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कोई प्रोविजन बनाता हूं, तो मैं जो हमारा भारत के संविधान में जो राइट टू फ्रीडम और राइट टू लिबर्टी दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट, कि हर एक व्यक्ति को फ्रीली जीने का अधिकार है, फ्रीली बिजनेस करने का अधिकार है, क्या हम उस राइट को वायलेट कर रहे हैं? आंसर इज यस। अगर मैं खाली ये बोलता हूं इंडिया में खाली मेल लोग बिजनेस करेंगे, फीमेल लोग बिजनेस नहीं करेंगी, मैं लॉ बनाकर ऐसा कोई लॉ बना देता हूं, एक्ट बनाकर, तो वो एक्ट जो है वो हमारे भारत के संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि भारत का संविधान फ्रीडम देता है, मेल फीमेल को इक्वालिटी देता है कि वो इक्वली जैसे चाहें वैसे बिजनेस करें, मगर लीगल होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पार्लियामेंट के एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा,
तो पार्लियामेंट के एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। प्रिवेल का मतलब होता है ओवरराइड करेगा। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट में कभी भी कोई कंफ्लिक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? प्रिवेल करेगा, ओवरराइड करेगा। एक तो ये बात हो गई। अब पार्लियामेंट ने पावर दी एक्ट को, सॉरी पार्लियामेंट ने क्या बनाया? एक्ट। और पार्लियामेंट को पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब पार्लियामेंट ने आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी रूल्स बनाने की। पार्लियामेंट ने आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी रूल्स बनाने की। तो अगर एक्ट और रूल में कोई कंफ्लिक्ट होगा, अगर एक्ट और रूल में कोई कंफ्लिक्ट अराइज होगा तो एक्ट प्रिवेल करेगा, मतलब एक्ट ओवरराइड करेगा। इसका मतलब पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट में और गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स में, आपको जैसे पता है कंपनी लॉ के अंदर भी एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दे रखी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे रखी है कंपनी लॉ में रूल्स बनाने की। आपको ये बात पता है? तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कोई भी ऐसा रूल बनाती है जो हमारे एक्ट के जो सेक्शंस हैं उससे अगेंस्ट जा रहा है, कि सेक्शन में कुछ और लिखा और रूल्स कुछ और ही कह रहे हैं, वो रूल्स सेक्शन के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं, तो उस केस में एक्ट की बात मानी जाएगी, रूल की बात नहीं मानी जाएगी। तो रूल और एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट प्रिवेल करेगा। इसका मतलब आपको एक चीज समझ आ रही है, जो पावर देता है वो प्रिवेल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की, तो अगर एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में कंफ्लिक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। एक्ट ने पावर दी गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की, रूल और एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट प्रिवेल करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें समझने वाली चीज क्या है, ध्यान देने वाली? अब यहां से एक्ट ने एक मिनट, एक्ट ने पावर दी कंपनीज को एमओए एओए बनाने की, कंपनीज को एमओए एंड एओए बनाने की। ये जो एमओए एओए बनाने की पावर है ये कंपनीज के पास किसके थ्रू आई है? एक्ट के थ्रू आई है, एक्ट और रूल्स के थ्रू आई है। तो अगर एक्ट और रूल में और एमओए एओए में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट और रूल्स प्रिवेल करेंगे। अगर एक्ट और रूल में कोई कंफ्लिक्ट अराइज होगा और एमओए एओए में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट एंड रूल्स प्रिवेल करेंगे ओवर एमओए एंड एओए। तो अगर एक्ट रूल्स में कोई कंफ्लिक्ट अराइज होगा एमओए एओए के साथ तो एक्ट और रूल प्रिवेल करेंगे एमओए एओए के ऊपर। तो ये होती है हायरार्की। अच्छा, कोई तुमसे पूछे एमओए और एओए में भी अगर कंफ्लिक्ट हो जाए आपस में तो एक चीज याद रखना, एमओए जो होता है ना ये सुपीरियर डॉक्यूमेंट है। लॉ कहता है एमओए ज्यादा बड़ा है क्योंकि पहले नाम डिसाइड होगा, काम डिसाइड होगा, उसके बाद तो आप इंटरनल रूल्स बनाओगे। तो एमओए जो है लॉ कहता है ये सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, मतलब बड़ा डॉक्यूमेंट है। एमओए जो है लॉ कहता है ये सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है। और जो एओए है ये सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है, मतलब छोटा डॉक्यूमेंट है। पहले एमओए बनेगा उसके बाद एओए बनेगा। पहले आप यही तो डिसाइड करोगे कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, पहले आप ये सब डिसाइड करोगे, बाद में डिसाइड करोगे कि कंपनी चलानी कैसे है। तो अगर एमओए और एओए में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो एमओए प्रिवेल करेगा। अगर एमओए एओए में कंफ्लिक्ट होगा तो एमओए प्रिवेल करेगा। ठीक है जी। तो ये थी पूरी हायरार्की कि जो पावर देगा वो प्रिवेल करेगा। सबसे ऊपर आता है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दी एक्ट बनाने की। तो अगर एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। फिर एक्ट ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। तो अगर एक्ट और रूल में कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट प्रिवेल करेगा। फिर एक्ट और रूल्स ने मिलकर पावर दी किसको? कंपनीज को एमओए बनाने की। तो अगर एमओए एओए और एक्ट और रूल में कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट और रूल प्रिवेल करेंगे किसके ऊपर? एमओए एओए के ऊपर। ये था पूरा हायरार्की वाला सिस्टम। और अगर एमओए एओए में आपस में भी कोई कंफ्लिक्ट हो जाएगा,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपस में कोई कंफ्लिक्ट हो जाएगा तो लॉ कहता है जो सुपीरियर डॉक्यूमेंट है वो प्रिवेल करेगा। और एमओए एओए में बड़ा कौन माना जाता है? एमओए। छोटा कौन माना जाता है? एओए। तो अगर एओए का कोई भी रूल एमओए के मेन प्रोविजंस के अगेंस्ट जाएगा तो एमओए की बात मानी जाएगी, एओए की बात नहीं मानी जाएगी, बिकॉज एमओए सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, एओए सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसीलिए क्योंकि एमओए बड़ा है और एओए छोटा है, एमओए को ना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। एमओए को हम एक और नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। अच्छा, ये लॉजिकली बड़ा अच्छा नाम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री है, एक जो ऊपर मैंने लिखा था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, वो पूरे देश का संविधान है, वो ये बताता है देश कैसे चलेगा। और जो एमओए है वो ये बताता है कंपनी कैसे चलेगी। तो जैसे हमारे देश का संविधान है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, एमओए को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। ये एमओए बताता है कंपनी कैसे चलेगी। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कंट्री कैसे चलेगी और एमओए बताता है कंपनी कैसे चलेगी। तो एमओए को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में या कुछ कंट्रीज में एमओए के अलग अलग नाम है। हमारे इंडिया में इसको एमओए बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। कुछ कंट्री के अंदर इसको चार्टर बोलते हैं, चार्टर। कुछ कंट्री के अंदर इसको स्टैच्यूट बोलते हैं। हालांकि स्टैच्यूट का मतलब लॉ होता है, तो मगर यहां पे कुछ कंट्री में एमओए को भी स्टैच्यूट बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो रूल्स ही हैं, ये भी तो लॉ ही है। तो एमओए के कई सारे नाम है। आप इसे एमओए बोल लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बोल लो, चार्टर बोल लो, स्टैच्यूट बोल लो, कुछ भी बोल लो, एमओए के कई सारे नाम है। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। तो एक ही चीज नाम है। अच्छा, एक चीज और, अब एमओए एओए का बहुत अच्छा खासा बेस बन गया, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है। एक चीज और कही जाती है, एक चीज याद रखना हमेशा, एक चीज कही जाती है, एमओए डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस। एक चीज कही जाती है, एमओए डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस। अब इस लाइन का क्या मतलब है? कन्फाइन का मतलब होता है रोक लगाना। कन्फाइन का क्या मतलब होता है? रोक लगाना। एमओए डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस का क्या मतलब है? एमओए डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस का मतलब है कि सर अगर एक बार मैंने डिफाइन कर दिया कि कंपनी ये काम करेगी तो ये इंप्लाइड है कि कंपनी इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एक्स और वाई ने मिलकर एक कंपनी बनाई, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई। ये दोनों इस कंपनी के मेंबर भी हैं, मतलब ये दोनों इस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं प्लस डायरेक्टर भी हैं। मान लो यही दोनों इस कंपनी में पैसा भी लगा रहे हैं और यही दोनों इस कंपनी को मैनेज भी कर रहे हैं। मान लो इन्होंने इस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिख दिया कि भैया ये रेडीमेड गारमेंट्स का काम करेंगे। मान लो इन्होंने इस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया कि ये रेडीमेड गारमेंट्स का काम करेंगे, ये इन्होंने कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया। तो इसका मतलब इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम ये काम करेंगे। अब मान लो कंपनी का ऑफ सीजन चल रहा है और मान लो कपड़े नहीं बिक रहे, पिछले 3-4 महीने से कंपनी के कपड़ों की सेल नहीं हो रही, और मान लो ये दोनों के जो बाप थे वो हलवाई थे, खानदानी हलवाई थे, तो क्या अब ये लोग जो ऑफ सीजन चल रहा है उसमें जलेबी पकोड़े बेचने शुरू कर दें? नहीं, आंसर इज नहीं। क्यों सर? कंपनी के एमओए में लिखा है कंपनी रेडीमेड गारमेंट का काम करेगी, तो कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। जो लिखा है सिर्फ वही कर सकते है, उसके अलावा और। ऐसा नहीं कि अब ऑफ सीजन चल रहा है, कपड़े नहीं बिक रहे तो कुछ और बेच लो, जूते बेच लो, जूते नहीं बिक रहे तो जलेबी पकोड़े बेच लो, खाने पीने की चीजें बेच लो, ये तो बिकी जाएंगी। ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं एमओए डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि एक बार डिफाइन कर दिया कि कंपनी ये काम करेगी, तो इसका मतलब यह इंप्लाइड है कि कंपनी इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। कन्फाइंस, तो जब डिफाइन कर दिया कंपनी ये काम करेगी तो कन्फाइन मींस रोक भी लग गई कि इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। तो अगर कंपनी ने डिफाइन कर दिया एमओए में कंपनी रेडीमेड गारमेंट का काम करेगी, तो ये इंप्लाइड है कि कंपनी रेडीमेड गारमेंट के अलावा और कोई काम नहीं करेगी। अच्छा, इसी से एक चीज निकल कर आती है, एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये वायरस नहीं है, वायर्स है। देखो, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल, सिद्धांत। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। तो इसको हम पूरे को जोड़ दें तो क्या बना? प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्ड द पावर्स। प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्ड द पावर्स। अब ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, जरा लिखना अपने पास। एज पर दिस डॉक्ट्रिन,
एज पर दिस डॉक्ट्रिन एनी ट्रांजैक्शन entered into by a company which is outside the scope of its MOA shall be treated as void. ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो कंपनी के एमओए के दायरे के बाहर है वो वॉइड मानी जाएगी। वॉइड मींस यूजलेस, व्यर्थ मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि हर एक कंपनी को सिर्फ वही काम करना चाहिए जो उसके एमओए में लिखा है। अगर वो उसके दायरे के बाहर जाकर कोई भी काम करती है तो कंपनी ना तो बाहर वाले पे केस कर सकती है, ना बाहर वाला कंपनी पे केस कर सकता है। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि ये कंपनी मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन ले सकती है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन बोरो कर सकती है। ये इस कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है। और मान लो इस कंपनी को किसी वाई लिमिटेड नाम की कंपनी ने 15 लाख रुपए का लोन दे दिया, 15 लाख का लोन इस कंपनी को दे दिया। तो ये वाई लिमिटेड हो गई लेंडर, ये एक्स लिमिटेड हो गई बोरोवर। अच्छा, इस एक्स लिमिटेड के एमओए में लिखा कितना था कि ये खाली कितना ले सकते हैं, 5 लाख। इसको वाई लिमिटेड ने दे कितना दिया, 15 लाख। तो ये वाई लिमिटेड की बहुत बड़ी गलती है। तो लॉ कहता है क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन हो गई। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है कि ये बियॉन्ड द पावर्स ट्रांजैक्शन हो गई। इस कंपनी के एमओए में ये वाली ट्रांजैक्शन करने की पावर ही नहीं थी। इस कंपनी को खाली एमओए में क्लियर कट लिखा था कि ये 5 लाख का लोन ले सकती है, लेकिन स्टिल आपने इसको कितने का लोन दे दिया, 15 लाख का लोन दे दिया वाई लिमिटेड ने। तो अब इस केस में 15 लाख माइनस 5 लाख, यहां पे एक्सेस अमाउंट कितना है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितने का है, 10 लाख रुपए का। ये जो एक्सेस अमाउंट है ये अल्ट्रा वायर्स अमाउंट है। ये जो एक्सेस अमाउंट है ये अल्ट्रा वायर्स अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है, अल्ट्रा वायर्स, मतलब कंपनी को उसके दायरे के बाहर का अमाउंट है। जितनी कंपनी की औकात नहीं थी उससे ज्यादा का आपने क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो ये एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए के लिए अगर ये एक्स लिमिटेड प्यार से पूरा 15 लाख वापस कर दे तो बहुत बढ़िया। अगर एक्स लिमिटेड ने ये जो 5 लाख रुपए इनके खाली एमओए में पावर थी और इन्होंने वाई से कितना ले लिया, 15 लाख, और वाई ने दे भी दिया 15 लाख, जबकि इनके एमओए में पावर खाली 5 लाख की थी। अगर कल को ये एक्स लिमिटेड प्यार से पूरा 15 लाख वापस कर देती है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कल को एक्स लिमिटेड पैसे देने को मना कर देती है तो उस केस में वाई लिमिटेड खाली 5 लाख रुपए के लिए केस कर सकता है जो इनके एमओए में पावर थी। एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए के लिए केस नहीं कर सकता क्योंकि वो ट्रांजैक्शन वॉइड मान ली जाएगी और ये अल्ट्रा वायर्स अमाउंट कहलाएगा। ऊपर वाले एक्सेस अमाउंट के लिए केस नहीं हो सकता। तो ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या बोलता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी के एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी व्हिच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स एमओए, जो कंपनी के एमओए के दायरे के बाहर है वो वॉइड मानी जाएगी। तो बच्चा बोलता है सर अब इस वाई लिमिटेड को कैसे पता लगेगा कि इस एक्स लिमिटेड के एमओए में खाली 5 लाख लिखा हुआ था। तो उसका बहुत सिंपल रीजन है। आपने वो पिछला वाला चैप्टर प्रमोशन फॉर्मेशन वाला पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया था। आज की डेट के अंदर आप किसी भी कंपनी के एमओए, एओए, बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो किसी भी कंपनी के। खाली आपको एक नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है। जो फीस है वो 100 रुपए है। वो जो फीस है वो 100 रुपए। आप 100 रुपए की फीस पे करो और आप किसी भी कंपनी के एमओए, एओए, बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मान लो मेरे को रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करना है या रिलायंस के साथ मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैं जानना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कि रिलायंस के एमओए, एओए क्या कहते हैं, रिलायंस की क्या कहते हैं, बैलेंस शीट क्या कहती है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो मैं बिना रिलायंस से मांगे मैं खुद घर में बैठे हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाकर 100 रुपए की फीस पे करके किसी भी कंपनी के एमओए, एओए, बैलेंस शीट वगैरह डाउनलोड कर सकता हूं। तो बेटर तरीका यही है कि आज की डेट में आप किसी भी कंपनी से डील करने जा रहे हो तो आप उस कंपनी के सारी जानकारी रख लो। अगर आप उसकी बिना जानकारी रखे, बिना एमओए, एओए पढ़े और जाके अंधाधुंध डील कर रहे हो तो उस केस में अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो गलती आपकी मानी जाएगी, कंपनी की नहीं मानी जाएगी। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहता है,
आप सोच समझ के डील करो, आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन करो जो कंपनी का एमओए पावर है। अगर आप उसके बाहर, दायरे के बाहर जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो वॉइड मानी जाएगी। तो उस वॉइड होने का इंपैक्ट क्या होगा, ना कंपनी बाहर वाले पे केस कर पाएगी, ना बाहर वाला कंपनी पे केस कर पाएगा। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो और इसी को आप कनेक्ट कर लो इस लाइन से, एमओए डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस। तो ये लाइन क्या बोलती है, एमओए डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस, कि कंपनी सिर्फ वही काम करेगी जो उसके एमओए में लिखा है, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगी। तो इसी से तो जोड़ लिया, और अगर वो उसके अलावा और कोई काम करती है तो फिर वो अल्ट्रा वायर्स मान लिया जाएगा, बियॉन्ड द पावर्स मान लिया जाएगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है, यूजलेस। और यूजलेस होने का इंपैक्ट क्या है कि कंपनी बाहर वाले पे केस नहीं कर पाएगी, बाहर वाला कंपनी पे केस नहीं कर पाएगा। ये था पूरा एमओए एओए का अच्छा खासा एक बेस, कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, कैसे ट्रांजैक्शन हो पाएगी, कैसे नहीं। अब इसको बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब इसे बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं।